स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र की दुनिया में एक दिलचस्प, अहम, गहरी पड़ताल कर रहे हैं। विषय है विलयन यानी सॉल्यूशंस। सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, पर ये हमारे चारों ओर हैं। हमारे पास रसायन शास्त्र के कुछ अंश हैं जिनसे हम इसकी तह तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, विलयन तो हर जगह है। सोचिए ना, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, सुबह की चाय में घुली चीनी, समुद्र का पानी या फिर पीतल के बर्तन, ये सब विलयन ही तो हैं। और हमारे शरीर के अंदर भी खून, दूसरी जैविक प्रक्रिया हैं, सब विलयनों में ही चलती हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम समझेंगे कि ये विलयन आखिर है क्या चीज, हाँ, और इनकी ताकत मतलब सांद्रता कैसे नापते हैं। कौन सी चीजें तय करती हैं कि कुछ घुलेगा या नहीं, और इनके कुछ खास गुण जो विज्ञान और तकनीक के लिए बहुत काम के हैं। चलिए शुरू करते हैं ये रासायनिक सफर। तो सबसे पहले, ये विलयन भला क्या है? क्या बस दो चीजों को मिला देना ही विलयन है? लगभग वैसा ही, पर एक शर्त है। विलयन दो या दो से ज्यादा चीजों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब कि मिश्रण हर जगह, हर कोने में बिल्कुल एक जैसा हो। उसका संघटन, उसके गुण हर बूंद में समान। जैसे पानी में नमक अच्छी तरह घोल दें तो पहला घूंट और आखिरी घूंट दोनों उतने ही नमकीन लगेंगे। अच्छा, समझा। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक घुलने वाला, एक घुलने वाला। हाँ बिल्कुल, जो ज्यादा मात्रा में होता है जैसे पानी, उसे कहते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में घुलता है जैसे नमक, वो है विलेय यानी सोल्यूट। और आमतौर पर विलायक ही तय करता है कि विलयन ठोस होगा, द्रव होगा या गैस। मतलब विलयन सिर्फ तरल ही नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज ज्यादातर द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे, मतलब जिनमें एक विलेय और एक विलायक हो। अच्छा, जैसे हवा, वो तो गैस में गैस का विलयन हुई, है ना? एकदम सही। हवा में नाइट्रोजन विलायक है और ऑक्सीजन दूसरी गैसें विलेय हैं। और सोडा वाटर, वो गैस और द्रव का हुआ। हाँ, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय, या पानी में चीनी ठोस विलय। और ठोस विलयन भी होते हैं, जैसे पीतल, तांबा ठोस विलायक में जिंक ठोस विलय। अरे वाह! मतलब अलग-अलग अवस्थाओं के मेल से कई तरह के विलयन बन सकते हैं। जी हाँ, स्रोत में इसकी पूरी तालिका भी दी है। ये जानना तो बहुत जरूरी लगता है, खासकर जब मात्रा की बात आती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पीने के पानी में फ्लोराइड की बहुत थोड़ी मात्रा अच्छी है, पर जरा सी ज्यादा हो तो हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, पानी में फ्लोराइड आयन अगर करीब 1 ppm हो, मतलब 10 लाख पानी के अणुओं में बस एक फ्लोराइड आयन। बस एक? इतनी कम? हाँ, इतनी कम मात्रा दांतों को सड़ने से बचाती है। लेकिन अगर ये 1.5 ppm हो जाए तो दांत पीले पड़ने लगते हैं, और उससे ज्यादा मात्रा जहरीली भी हो सकती है। बाप रे! मतलब मात्रा का खेल बहुत अहम है। बिल्कुल। और सोचिए, नसों ने जो इंजेक्शन लगते हैं, हाँ, वो भी एक खास सांद्रता वाले नमक के विलयन होते हैं। उनकी सांद्रता हमारे खून के प्लाज्मा जैसी ही होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि खून की कोशिकाएं ना तो सिकुड़े ना ही फट जाएं। ये सब दिखाता है कि विलयन में विलेय कितना है, ये जानना कितना जरूरी है। इसी को सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो किसी विलयन को बस पतला या गाढ़ा कह देना काफी नहीं है। इसे ठीक मतलब मात्रात्मक रूप से कैसे बताते हैं? हाँ, इसके कई तरीके हैं। वैज्ञानिकों और उद्योगों में सटीकता बहुत जरूरी होती है। मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्कूल में पढ़े थे शायद। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ और आम तरीके भी हैं, जैसे प्रतिशत, परसेंट। ये वजन के हिसाब से हो सकता है, WW, या आयतन के हिसाब से, VV। अच्छा, जैसे मान लीजिए ब्लीच की बोतल पर लिखा है 3.62%, WW सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट हैं। ठीक है। और आयतन वाला? गाड़ियों में जो एंटीफ्रीज डालते हैं ना, हाँ, सर्दियों में पानी जमने से बचाने के लिए। वो अक्सर 33% एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में 35 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकॉल। ये पानी के जमने का तापमान बहुत नीचे ले जाता है, करीब -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक। गजब! और जब विलय बहुत ही कम हो, जैसे वो फ्लोराइड वाला मामला, तब इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख हिस्सों में विलय के कितने हिस्से हैं। ये प्रदूषकों की मात्रा बताने में बहुत काम आता है। और वो मोलैरिटी। हाँ, रसायन शास्त्र में ये दो बहुत चलते हैं। मोलैरिटी, जिसे M से दिखाते हैं, और मोलैलिटी, जिसे छोटे m से दिखाते हैं। दोनों में विलय की मात्रा को मोल में नापते हैं।
मोल अणुओं की एक तय संख्या है, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, मोल। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी m बताती है कि 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल घुले हैं। इसकी इकाई हुई मोल प्रति लीटर। प्रयोगशाला में विलयन बनाने के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। और मोलैलिटी? मोललता बताती है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हैं। इकाई हुई मोल kg। 1 मिनट, मोलैरिता में विलयन का आयतन लीटर और मोलैलिता में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, लगता है, पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या? सोचिए, तापमान बदलने पर क्या होता है? चीजें फैलती या सिकुड़ती हैं, है ना? खासकर द्रव। हाँ, आयतन बदलता है। बिल्कुल। तो मोलैरिटी, जो विलयन के आयतन पर निर्भर करती है, वो तापमान बदलने पर बदल सकती है। ओहो। लेकिन किसी चीज का द्रव्यमान तो तापमान से नहीं बदलता। इसलिए मोलैलिटी m, जो विलायक के द्रव्यमान पर आधारित है, वो तापमान से प्रभावित नहीं होती। अच्छा, तो ये ज्यादा भरोसेमंद हुई अगर तापमान बदल रहा हो। हाँ, इसी तरह द्रव्यमान प्रतिशत WW और ppm भी तापमान पर निर्भर नहीं करते। इसलिए प्रयोगशाला या उद्योग में जहां तापमान स्थिर न रहता हो, वहां मोलैलिटी या द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग ज्यादा सटीक नतीजे देता है। वाह, ये तो सच में ध्यान रखने वाली बात है, कमाल है। चलिए, अब ये समझते हैं कि कोई चीज किसी चीज में घुलती ही क्यों है, मतलब विलेयता या सॉल्युबिलिटी का क्या चक्कर है। मैंने सुना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही सुना है। देखिए, पदार्थ अणुओं से बने हैं और अणुओं के बीच आकर्षण बल होते हैं। कुछ अणु होते हैं ध्रुवीय, पोलर, जैसे पानी। उनमें एक तरफ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ हल्का नेगेटिव। अच्छा। और कुछ होते हैं अध्रुवीय, नॉन पोलर, जैसे तेल या बेंजीन। उनमें चार्ज का ऐसा बंटवारा नहीं होता है। तो नियम सीधा सा है। ध्रुवीय विलायक, जैसे पानी, आमतौर पर ध्रुवीय विलय को घोलते हैं, जैसे नमक, शक्कर, जिनमें आयन होते हैं या ध्रुवीय समूह होते हैं। और अध्रुवीय? अध्रुवीय विलायक, जैसे तेल या बेंजीन, वो अध्रुवीय विलय को घोलते हैं, जैसे ग्रीस या नेफ्थलीन की गोलियां। अच्छा, इसीलिए तेल और पानी मिक्स नहीं होते। उनकी प्रकृति अलग है। बिल्कुल। जब हम विलय को विलायक में डालते हैं, तो विलय के कण विलायक में फैलने लगते हैं। इसे कहते हैं विलयीकरण, डिसोल्यूशन। ठीक है। लेकिन साथ साथ एक और प्रक्रिया चलती है। जो कण घुल चुके हैं, वो वापस ठोस से टकराकर उस पर जम भी सकते हैं। इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। घुलना और जमना दोनों एक साथ। हाँ, और जब घुलने की रफ्तार और जमने की रफ्तार बराबर हो जाती है, तो एक संतुलन आ जाता है। तब विलयन कहलाता है संतृप्त, सैचुरेटेड। मतलब अब उसमें और विलय नहीं घुल सकता उस तापमान पर। और अगर और घुल सकता हो तो वो असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड। ठीक है। और तापमान बढ़ाने या घटाने से, जैसे गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलती है? हाँ, ज्यादातर ठोस पदार्थों के लिए ऐसा ही होता है। अगर घुलने की प्रक्रिया में ऊष्मा लगती है, मतलब वो ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है, तो तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। चीनी का घुलना ऐसा ही है। और अगर ऊष्मा निकलती हो तो ऊष्माक्षेपी? तो उल्टा होगा। तापमान बढ़ाने पर विलयता घटेगी। ये ली शातेलिए का सिद्धांत है, जो संतुलन पर बाहरी बदलाव के असर को बताता है। ओके। और दाब का? प्रेशर बढ़ाने से नमक ज्यादा घुलेगा पानी में। ठोसों और द्रवों की विलयता पर दाब का कुछ खास असर नहीं होता। वो ज्यादा दबते नहीं है, मतलब असंपीड्य होते हैं। लेकिन गैसों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, जैसे सोडा की बोतल खोलते गैस फुस करके बाहर निकलती है। एकदम सही पकड़ा। इसका मतलब दाब कम होने पर गैस कम घुलती है। बिल्कुल। गैसों की द्रवों में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये नियम कहता है कि किसी गैस का द्रव के ऊपर जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा। आंशिक दाब मतलब अगर कई गैसें हों तो उस एक गैस का अपना दाब। हाँ, बिल्कुल। तो जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा, उतनी ही ज्यादा वो गैस उस द्रव में घुलेगी। मतलब उसका मोल अंश उतना ही ज्यादा होगा। गणित में कहें तो दाब P विलयता मोल अंश x के समानुपाती होता है। P = KHx। अच्छा, ये क्या है? KH हेनरी स्थिरांक है। ये गैस की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। हर गैस के लिए अलग होता है। अच्छा, तो इसका असर कहाँ-कहाँ दिखता है? सोडा वाटर तो हो गया। हाँ, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा दाब पर भरते हैं,
ताकि वो ज्यादा घुले और वो फिज आए। और मैंने गोताखोरों के बारे में भी सुना है, वो बेंड्स करके कुछ होता है। हाँ, वो भी हेनरी के नियम का ही एक खतरनाक नतीजा है। खतरनाक कैसे? देखिए, गहरे समुद्र में पानी का दाब बहुत ज्यादा होता है। गोताखोर जो हवा सांस में लेते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होती है। हाँ, हवा में करीब 78% नाइट्रोजन होती है। तो ज्यादा दाब के कारण ये नाइट्रोजन खून में सामान्य से कहीं ज्यादा घुल जाती है, हेनरी के नियम के अनुसार। बिल्कुल। अब मुश्किल तब होती है जब गोताखोर तेजी से ऊपर आता है, बाहरी दाब अचानक कम हो जाता है। तो हेनरी के नियम के हिसाब से खून में नाइट्रोजन की विलेयता भी घट जाती है। वो घुली हुई गैस बाहर निकलना चाहती है, बुलबुलों के रूप में। और ये नाइट्रोजन के बुलबुले खून की नलियों में फंस सकते हैं। इससे भयानक दर्द होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी को बेंड्स कहते हैं। अरे बाप रे, तो इसका इलाज क्या है? अब गोताखोर अक्सर हीलियम मिली हुई हवा इस्तेमाल करते हैं। हीलियम खून में नाइट्रोजन से काफी कम घुलती है, तो ये समस्या कम हो जाती है। समझ गई। और ऊंचाई पर, पहाड़ों पर? वहां उल्टा होता है। ऊंचाई पर हवा का दाब कम होता है, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी कम होगा। सही। और हेनरी के नियम के मुताबिक खून में ऑक्सीजन कम घुले भी। इससे क्या होता है? इससे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कमजोरी लगती है, सोचने में दिक्कत होती है। इसे एनॉक्सिया कहते हैं। कितना दिलचस्प है, एक ही नियम और कितने अलग अलग असर। अच्छा, और तापमान का गैसों की विलेयता पर क्या असर होता है? गैसों का द्रवों में घुलना ज्यादातर एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मतलब जब गैस घुलती है तो ऊष्मा निकलती है, जैसे भाप ठंडी होकर पानी बनती है। ठीक है। पूल ली शातेलिए नियम के अनुसार अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो संतुलन उल्टी दिशा में जाएगा, यानी गैस बाहर निकलेगी। मतलब तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। बिल्कुल। यही वजह है कि गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में मछलियां और दूसरे जलीय जीव ज्यादा आराम से रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुली होती है। हाँ हाँ, सही बात है, समझ गई। अब एक और चीज पर आते हैं। जब हम किसी द्रव में कोई चीज घोलते हैं तो क्या उसके भाप बनने की क्षमता, मतलब उसके वाष्प दाब, वेपर प्रेशर पर कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमारे पास एक शुद्ध विलायक है, जैसे पानी। कमरे के तापमान पर भी उसके कुछ अणु सतह छोड़कर भाप बनते रहते हैं ना। हाँ। एक बंद बर्तन में ये भाप एक दाब डालती है। इसी को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ घोल दिया। हाँ, मान लीजिए हमने इसमें कोई ऐसी चीज घोली जो खुद भाप नहीं बनती, जैसे नमक या चीनी। इन्हें कहते हैं अवाष्पशील विलय। तो अब क्या होगा? अब सोचिए, विलायक की सतह पर कुछ जगह इन विलय के कण घेर लेंगे। तो सतह पर अब विलायक के अणुओं के लिए भाप बनकर उड़ने की जगह कम हो गई। अच्छा, जैसे किसी दरवाजे पे भीड़ हो जाए तो बाहर निकलने वालों की रफ्तार धीमी हो जाती है। बिल्कुल। क्या बढ़िया सोचा। तो नतीजा क्या हुआ? कम अणु भाप बनेंगे। सही। और इसलिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। हमेशा? हाँ, अगर विलय अवाष्पशील है तो हमेशा। और ये कमी कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितने विलय कण घोले हैं। मतलब विलय का मोल अंश कितना है, इस बात पर नहीं कि वो नमक है या चीनी। ये राउल्ट के नियम का एक रूप है। अच्छा, और अगर हम दो ऐसे द्रव मिलाएं जो दोनों ही भाप बनते हों, जैसे अल्कोहल और पानी, तब स्थिति थोड़ी अलग है। विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों द्रवों के अपने अपने आंशिक वाष्प दाब का जोड़ होगा। और राउल्ट का नियम कहता है कि हर द्रव का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, वो विलयन में उसके मोल अंश और उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या सभी विलयन इस राउल्ट की नियम का पूरी तरह पालन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो विलयन हर सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आदर्श? जैसे दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता। हाँ, काफी हद तक वैसे ही। पूरी तरह आदर्श विलयन मिलना मुश्किल है, पर कुछ विलयन लगभग आदर्श जैसा व्यवहार करते हैं। आदर्श विलयन की एक और पहचान है कि जब वो बनते हैं तो न तो कोई ऊष्मा निकलती है न सोखी जाती है, मतलब डेल्टा मिक्स H = 0, और न ही कुल आयतन में कोई बदलाव आता है, डेल्टा मिक्स V = 0। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब विलय, मान लीजिए B, और विलायक, मान लीजिए A, के अणुओं के बीच का आकर्षण बल AB लगभग उतना ही होता है जितना विलायक के अपने अणुओं A और विलय के अपने अणुओं BB के बीच होता है। मतलब वो एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे अकेले में रहते थे। कोई उदाहरण? जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का मिश्रण,
या बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, ये काफी हद तक आदर्श माने जाते हैं। और जो आदर्श नहीं होते? उन्हें कहते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ज्यादातर विलयन इसी श्रेणी में आते हैं। ये रॉल्ड के नियम से विचलन दिखाते हैं। विचलन मतलब या तो ज्यादा वाष्प दाब या कम? हाँ, दो तरह के विचलन होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डिविएशन। इसमें विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अनुमानित मान से ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ विलय और विलायक एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। मतलब AB के बीच का आकर्षण AA या BB के आकर्षण से कमजोर होता है, तो अणु आसानी से एक दूसरे का साथ छोड़कर भाप बन जाते हैं। तो उदाहरण? इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। एसीटोन के अणु इथेनॉल के अणुओं के बीच के हाइड्रोजन बंध को कुछ हद तक तोड़ देते हैं, जिससे वो आसानी से वाष्पित होते हैं। अच्छा, और दूसरा विचलन? वो है ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। इसमें वाष्प दाब उम्मीद से कम होता है। कम क्यों? क्योंकि यहाँ विलय और विलायक एक दूसरे को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मतलब AB आकर्षण AA और BB से ज्यादा मजबूत होता है। तो वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं? बिल्कुल, उनका विलयन से निकलकर भाप बनना मुश्किल हो जाता है। इसका उदाहरण? जैसे फिनॉल और एनिलीन या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच नए हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं जो उनके शुद्ध अवस्था में नहीं थे। इससे अणु ज्यादा कसकर बंध जाते हैं। ये आदर्श और अनादर्श विलयन का चक्कर बड़ा दिलचस्प है। अब आते हैं उन गुणों पर जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था, अणु संख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपने कहा था ये सिर्फ विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी पहचान पर नहीं। हाँ, बिल्कुल। कॉलिगेटिव शब्द लैटिन से आया है, को मतलब साथ और लिगेर मतलब बंधना। ये वो गुण हैं जो विलय कणों के एक साथ बंधने यानी उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों गुण असल में उसी एक चीज से जुड़े हैं जिसकी हमने अभी बात की, वाष्प दाब में कमी। अच्छा, कैसे? पहला अणुसंख्या गुण तो हमने देख ही लिया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। हमने कहा था कि वाष्प दाब में कमी विलय के मोल अंश पर निर्भर करती है। ये पहला अणुसंख्या गुण है। ठीक है। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन मतलब बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? हाँ, सोचिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों उबलता है? क्योंकि उस तापमान पर उसका वाष्प दाब बाहरी हवा के दाब के बराबर हो जाता है। एकदम सही। अब हमने पानी में नमक या चीनी जैसा अवाष्पशील विलय घोल दिया, उसका वाष्प दाब क्या हुआ? कम हो गया। तो अब 100 डिग्री C पर उसका वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर नहीं होगा। उसे बाहरी दाब तक पहुंचाने के लिए हमें उसे और गर्म करना पड़ेगा, 100 डिग्री C से ज्यादा तापमान तक। ओह अच्छा, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है। बिल्कुल। और ये बढ़ोतरी उन्नयन कितनी होगी, ये विलय कणों की संख्या मोलालता पर निर्भर करती है, न कि वो कण किसके हैं। तो इसीलिए शायद रेडिएटर में पानी के साथ एंटी फ्रीज मिलाते हैं, ताकि गर्मियों में पानी जल्दी उबले नहीं। हाँ, ये भी एक कारण है। और वही एंटी फ्रीज सर्दियों में तीसरा अणुसंख्य गुण दिखाता है। तीसरा? वो क्या है? हिमांक का अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, अवनमन मतलब कमी। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बिल्कुल। जैसे क्वथनांक बढ़ता है वैसे ही हिमांक घटता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री C पर जमता है। हाँ। लेकिन जब हमने विलय मिला दिया तो वाष्प दाब कम हो गया। अब विलयन को जमने के लिए, मतलब उसके ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब को बराबर होने के लिए 0 डिग्री C से कम तापमान चाहिए होता है। अच्छा, तो विलयन शुद्ध विलायक से कम तापमान पर जमता है? हाँ, और ये कमी अवनमन भी विलय कणों की संख्या मोललता पर निर्भर करती है। तो इसीलिए बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कते हैं, ताकि बर्फ 0 डिग्री C पर न जमकर और कम तापमान पर जमे, यानी पिघल जाए। एकदम सही समझे आप। कमाल है। तो 3 हो गए, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में बढ़ोतरी, हिमांक में कमी। चौथा कौन सा है? चौथा थोड़ा अलग है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण, ऑस्मोसिस। ये नाम सुना है, किशमिश पानी में फूल जाती है। हाँ, या कच्चे आम को नमक के गाढ़े घोल में रखें तो वो सिकुड़ जाता है अचार बनाते समय। ये सब परासरण के उदाहरण हैं। होता क्या है इसमें? परासरण में विलायक के अणु जैसे पानी एक खास तरह की झिल्ली के आर पार जाते हैं। इसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य, आधी पार जाने वाली। हाँ,
मतलब ये झिल्ली विलायक के छोटे अणुओं जैसे पानी को तो आसानी से आर पार जाने देती है, पर विलेय के बड़े अणुओं जैसे चीनी या नमक के आयन को रोक लेती है। अच्छा, तो पानी किधर से किधर जाता है? पानी हमेशा उधर से उधर जाता है जहां उसकी अपनी सांद्रता ज्यादा हो, यानी जहां विलेय की सांद्रता कम हो। दूसरे शब्दों में, वो कम सांद्रता वाले विलयन से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाता है। क्यों? ताकि दोनों तरफ सांद्रता बराबर करने की कोशिश कर सके। ये प्रकृति का संतुलन बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तो हुआ परासरण। परासरण दाब क्या है फिर? अब सोचिए, पानी कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ जा रहा है। अगर हम ज्यादा सांद्रता वाले विलयन पर बाहर से कुछ दाब लगाएं, तो पानी का आना रुक जाएगा। हाँ, वो न्यूनतम बाहरी दाब जो पानी के प्रवाह को ठीक रोक दे, उसी को परासरण दाब पाई कहते हैं। और ये भी अणुसंख्य गुण है? हाँ, ये दाब भी विलेय कणों की सांद्रता यानी मोलरता पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा कण, उतना ज्यादा परासरण दाब। ये परासरण कहाँ-कहाँ काम आता है, किशमिश और आम के अलावा? अरे, ये तो जीवन के लिए मौलिक है। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी कैसे सोखती हैं? परासरण से। अच्छा। हमारे शरीर की हर कोशिका अपनी झिल्ली के आर पार पानी का संतुलन कैसे बनाए रखती है? परासरण से। इसीलिए नसों वाले इंजेक्शन की सांद्रता खून के बराबर होनी चाहिए थी। हाँ, याद आया। अगर हम किसी कोशिका को बहुत ज्यादा नमक वाले पानी हाइपरटोनिक में रख दें, तो पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। और अगर बहुत कम नमक वाले पानी में? तो पानी बाहर से कोशिका के अंदर घुस जाएगा और वो फूल जाएगी, शायद फट भी जाए। बाप रे। खाद्य पदार्थों को नमक या चीनी के गाढ़े विलयन में संरक्षित करना भी इसी पर आधारित है। ये विलयन बैक्टीरिया की कोशिकाओं से पानी खींच लेते हैं और बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ गई। और आपने आरओ वाटर प्यूरिफायर का जिक्र किया था? हाँ, वो प्रतिलोम परासरण पर काम करता है। प्रतिलोम? उल्टा? हाँ, अगर हम ज्यादा सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दें, तो क्या होगा? पानी उल्टी दिशा में जाएगा, मतलब ज्यादा सांद्रता से कम की तरफ। बिल्कुल। विलायक पानी झिल्ली के पार होकर शुद्ध विलायक की तरफ या कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाने लगेगा और विलेय पीछे छूट जाएगा। तो आरओ प्यूरिफायर यही करता है, नल के पानी पर ज्यादा दाब लगाकर उसमें से शुद्ध पानी निकाल लेता है और अशुद्धियां पीछे छोड़ देता है। एकदम सही। समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी दुनिया भर में यही तकनीक इस्तेमाल होती है। वाह, ये तो कमाल की चीज है। तो ये चारों अणु संख्या गुण आरएलवीपी, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब सब विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और आपने कहा था कि इनसे हम विलेय का मोलर द्रव्यमान भी पता कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन चारों गुणों के लिए समीकरण हैं जो इन्हें विलेय की सांद्रता, मोललता या मोलरता से जोड़ते हैं। तो अगर हम इन गुणों में से किसी एक को नाप लें, जैसे हिमांक में कितनी कमी आई, और हमें पता हो कि हमने कितना विलायक लिया है और कितना विलेय घोला है, तो हम समीकरण का उपयोग करके विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये अज्ञात पदार्थों की पहचान में मदद करता होगा। हाँ, खासकर परासरण दाब वाली विधि। यह प्रोटीन और पॉलीमर जैसे बहुत बड़े अणुओं का मोलर द्रव्यमान पता करने के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? वो क्यों बेहतर है? क्योंकि बड़े अणुओं के विलयन बहुत तनु होने पर भी परासरण दाब का मान इतना बड़ा होता है कि उसे आसानी से नापा जा सके, जबकि हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन बहुत कम हो सकता है। और ये माप कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रोटीन जैसे नाजुक अणुओं के लिए अच्छा है। समझ गई। लेकिन क्या ये मोलर द्रव्यमान जो हम इन गुणों से निकालते हैं, वो हमेशा उतना ही आता है जितना अणु के रासायनिक सूत्र से उम्मीद होती है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़? हाँ, कभी कभी अणु संख्यक गुणों से निकाला गया मोलर द्रव्यमान उस मान से काफी अलग आता है जो हम उसके सूत्र से उम्मीद करते हैं। इसे कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य? ऐसा क्यों होता है? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो विलेय के कण विलयन में जाकर टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। टूट जाते हैं मतलब वियोजन। सोचिए, हमने पानी में नमक घोला। हमने तो NaCl का एक अणु या फॉर्मूला यूनिट घोला। हाँ। पर पानी में जाते ही वो अपने आयनों में टूट गया, एक Na+ आयन और एक Cl- आयन। तो एक कण की जगह दो कण बन गए। बिल्कुल। अब क्योंकि अणु संख्य गुण तो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उनका मान लगभग दुगना हो जाएगा। जैसे हिमांक में कमी दुगनी हो जाएगी। और जब हम इस दुगने मान से मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वो असली मोलर द्रव्यमान का लगभग आधा आएगा। तो नतीजा असामान्य हुआ ना?
आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, सिरके वाला एसिड को अगर बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो उसके 2 अणु हाइड्रोजन बंध बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक डायमर बना लेते हैं। तो यहाँ हमने घोले तो 2 कण थे, पर विलयन में वो एक बड़े कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सही, कणों की संख्या आधी हो गई तो अणु संख्या गुणों का मान भी लगभग आधा हो जाएगा। और मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वो असली का दुगना आएगा। बिल्कुल, फिर से असामान्य नतीजा। तो इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करते हैं, या इसका हिसाब कैसे रखते हैं? इसके लिए वॉन्ट ऑफ नाम के एक बहुत होशियार वैज्ञानिक ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गुणांक दिया जिसे वॉन्ट ऑफ गुणांक, वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, और इसे आई से दिखाते हैं। आई, ये क्या बताता है? ये आई बस ये बताता है कि वियोजन या संगुणन के बाद विलयन में कणों की वास्तविक संख्या घोले गए कणों की संख्या से कितने गुना है। जैसे NaCl के लिए जो 2 आयनों में टूटता है, आई का मान लगभग 2 होगा। और एसिटिक एसिड के डायमर के लिए जहां 2 जुड़कर 1 बन जाते हैं, वहां आई का मान लगभग 0.5 या आधा होगा। और अगर कुछ ना हो, जैसे चीनी पानी में ना टूटती है ना जुड़ती है, तब आई का मान 1 होगा। तो इस आई का क्या करते हैं? हम अणु संख्या गुणों के जो समीकरण हमने देखे थे, उन सब में बस इस आई से गुणा कर देते हैं। जैसे डेल्टा TF = KFM बन जाता है डेल्टा TF = IKFM, और पाई = CRT बन जाता है पाई = ICRT। इससे हम वियोजन या संगुणन के असर को ध्यान में रखते हुए सही गणना कर सकते हैं या प्रायोगिक मानों को समझ सकते हैं। वाह, तो ये आई फैक्टर इस पूरी कहानी को समेट लेता है। तो हमने आज विलयनों की काफी गहराई से पड़ताल की। वाकई एक डीप डाइव जैसा रहा। हमने समझा कि विलयन क्या है, वो समांगी मिश्रण, उनकी सांद्रता नापने के तरीके देखे, और ये भी कि क्यों मोललता कभी-कभी मोलरता से बेहतर होती है, खासकर तापमान के बदलाव के साथ। हाँ, फिर हमने विलेयता की बात की, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का सिद्धांत, और तापमान और दाब का असर, हेनरी का नियम और उसके दिलचस्प अनुप्रयोग, सोडा वाटर, गोताखोरों के बेंड्स, ऊंचाई पर एनॉक्सिया। बिल्कुल। फिर राउल्ट का नियम आया, जिससे हमने वाष्प दाब में कमी को समझा, और आदर्श बनाम अनादर्श विलयन का फर्क भी जाना, कैसे अणुओं के बीच का प्यार या नफरत उनके व्यवहार को बदल देती है। और फिर आए अणु संख्या गुणधर्म, क्वथनांक का बढ़ना, हिमांक का घटना और परासरण दाब। ये सब कैसे सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कैसे इनसे मोलर द्रव्यमान पता लगा सकते हैं। आरओ का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे कभी-कभी कण विलयन में टूटकर वियोजन या जुड़कर संगुणन मोलर द्रव्यमान की गणना में असामान्य नतीजे देते हैं, और कैसे वांट ऑफ गुणांक आई इस गुत्थी को सुलझाता है। हाँ, और ये सारी बातें सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों या लैब तक ही सीमित नहीं है। ये मौलिक सिद्धांत हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को, जीव विज्ञान को, पर्यावरण को और उद्योगों को गहराई से प्रभावित करते हैं। सही कहा। हमारे शरीर की हर कोशिका का काम करना, दवाइयों का असर होना, पानी का शुद्धिकरण, नई तरह की सामग्री बनाना, ये सब विलयनों की समझ पर ही तो टिका है। बिल्कुल। ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी और सामग्री विज्ञान में इतनी तरक्की हो रही है, क्या भविष्य में हम ऐसे स्मार्ट विलयन बना पाएंगे जिनके गुणों को, जैसे उनकी विलेयता या वाष्प दाब को, हम अपनी मर्जी से बदल सकें, शायद रोशनी या तापमान या किसी और संकेत से? ये बहुत दिलचस्प दिशा है। आणविक स्तर पर नियंत्रण पाना। हाँ, आणविक स्तर पर विलयनों को डिजाइन करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या हम बिल्कुल मनचाहे गुणों वाले विलयन बना पाएंगे? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत